नमस्कार स्टेक होल्डर्स। एक कंपनी सेक्रेटरी होने के नाते मेरा फोकस हमेशा से सिर्फ इन नंबर्स पर नहीं रहा है, बल्कि उन नंबर्स के पीछे की जो असली कहानी है उसे समझने पर होता है। आज के इस इन डेप्थ विश्लेषण में हम मेरिट्रॉनिक्स एसएमई आईपीओ को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस को तो समझेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ इस पब्लिक इशू में शेयर एलोकेशन का एक्चुअल लॉजिस्टिकल प्रोसेस क्या होता है ये भी बारीकी से देखेंगे। तो अगर शेयर मार्केट और आईपीओ मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स को प्रैक्टिकली समझना है तो ये चर्चा बिल्कुल टू द पॉइंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट बड़ा क्लियर है। पहले बात होगी बिजनेस और ग्रोथ मॉडल की, फिर कमाई, कर्जा और आईपीओ प्रोसीड्स, उसके बाद टाइमलाइन, ऑफिशियली एज़बा एप्लीकेशन के स्टेप्स, वैल्यूएशन और खतरे का एनालिसिस और आखिर में एक फाइनल वर्डिक्ट। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस और ग्रोथ मॉडल। तो मेरिट्रॉनिक्स आखिर बनाती क्या है? देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी ESDM कंपनी है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रेगुलर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाते। इनका पूरा का पूरा फोकस B2B स्पेस पर है। ये बेसिकली हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज बनाते हैं जो एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लगती हैं। इनके ऑपरेशन में कंपोनेंट सोर्सिंग, PCB असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन और फाइनल टेस्टिंग सब कुछ शामिल हैं। और हम सब जानते हैं, एरोस्पेस और डिफेंस ऐसे सेक्टर्स हैं जहां क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर जीरो टॉलरेंस होती है, बिल्कुल कोई समझौता नहीं। अब इनका सबसे बड़ा मोट यानी इनका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BL, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, ये सभी पब्लिक सेक्टर के बेहद बड़े नाम हैं। और इससे भी बड़ी बात, इनका रिपीट कस्टमर रेट करीब 86% है। यानी इनके क्लाइंट्स इन पर इतना भरोसा करते हैं कि वो बार बार लौट कर आते हैं। इसका एक बड़ा रीजन इनका EN 9100 सर्टिफिकेशन है, जो डिफेंस और एरोस्पेस जैसी मिशन क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में घुसने के लिए एक जरूरी एंट्री बैरियर का काम करता है। साथ ही करीब 96 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके आने वाले रेवेन्यू को एक अच्छी विजिबिलिटी देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कमाई, कर्जा और आईपीओ प्रोसीड्स को समझते हैं। अगर हम पिछले 3 साल की रेवेन्यू ग्रोथ पर नजर डालें तो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू लगभग 58.70 करोड़ था, जो FY 25 में बढ़कर 114 करोड़ हुआ और FY 26 में जंप करके 156.24 करोड़ तक पहुंच गया। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इस तरह का स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। ये मार्केट में प्रोडक्ट की लगातार बढ़ती डिमांड को दिखाता है। अब यहाँ सबसे क्रिटिकल सवाल उठता है, आईपीओ से जो करीब 70 करोड़ रुपए रेज किए जा रहे हैं वो जाएंगे कहाँ? यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर यह है कि ये 100% फ्रेश इशू है। इसमें एक भी रुपए का ऑफर फॉर सेल यानी OFS नहीं है। इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचकर भाग नहीं रहे हैं। आईपीओ का पूरा पैसा सीधा कंपनी की ग्रोथ में लगने वाला है, मशीनरी खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए और पुराने कर्जे चुकाने के लिए। कर्जा कम होने से सीधा असर उनके डेट टू इक्विटी रेशियो पर पड़ेगा और इंटरेस्ट कॉस्ट्स में अच्छी खासी बचत होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक ऐसी फाइनेंशियल रियलिटी जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट और रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर पिछले 2 सालों से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। इसका रीजन, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स में ऑर्डर और प्रोक्योरमेंट साइकिल्स बेहद लंबे होते हैं। सामान बनकर डिलीवर हो जाता है पर पेमेंट आने में कई महीने लग जाते हैं। इस वजह से कंपनी का बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में फंसा रह जाता है। तो नंबर्स अच्छे जरूर दिख रहे हैं, पर एक्चुअल कैश हाथ में नहीं आ रहा है। ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, टाइमलाइन और की रोल्स। आईपीओ का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? ये रही बिडिंग और लिस्टिंग की एग्जैक्ट टाइमलाइन। आईपीओ 1 जून को खुलेगा और 3 जून तक अप्लाई किया जा सकेगा। सबसे मेन दिन है 4 जून, क्योंकि ये अलॉटमेंट डेट है, यानी पता चलेगा कि शेयर्स किसके हाथ लगे हैं। जिनको शेयर्स नहीं मिलेंगे उनका पैसा 5 जून को अनब्लॉक या रिफंड कर दिया जाएगा। और आखिर में 8 जून को ये BSE SME प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली लिस्ट हो जाएगी। इस पूरे पब्लिक इशू को स्मूथली चलाने के पीछे 2 मेन प्लेयर्स होते हैं। पहले हैं लीड मैनेजर, जो इस केस में GYR कैपिटल एडवाइजर्स हैं। इनका काम होता है इशू को स्ट्रक्चर करना, सेबी के कंप्लायंसेस देखना और प्राइस बैंड सेट करना। दूसरे हैं शेयर रजिस्ट्रार, जो है बिग शेयर सर्विसेज।
रजिस्ट्रार का काम एक्चुअल अलॉटमेंट लिस्ट बनाना, रिफंड्स प्रोसेस करना और इन्वेस्टर्स की कोई भी क्वेरी हो उसे सॉल्व करना होता है। अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना हो तो वो हमेशा इन्हीं रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर होता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जो काफ़ी प्रैक्टिकल है, ASBA एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप्स। एक टाइम था जब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए चेक लिखने पड़ते थे और पैसा अकाउंट से पहले ही कट जाता था, लेकिन अब ASBA का प्रोसेस यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें होता यह है कि इन्वेस्टर्स का पैसा उनके बैंक अकाउंट में ही रहता है, बस उस पर एक लॉक या ब्लॉक लग जाता है। वो अमाउंट तब तक डेबिट नहीं होगा जब तक शेयर्स एक्चुअली अलॉट नहीं हो जाते। ये सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है और इन्वेस्टर्स के फंड्स को कंप्लीटली सेफ रखता है। तो इसके 4 सिंपल स्टेप्स क्या है? स्टेप 1, नेट बैंकिंग या किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म के जरिए UPI से अप्लाई करना। स्टेप 2, बैंक ऑटोमेटिकली मैंडेट अप्रूव करके उतना पैसा अकाउंट में ब्लॉक कर देगा। स्टेप 3, 4 जून को अलॉटमेंट डिसाइड होगी। स्टेप 4, अगर अलॉटमेंट मिल गई तो वो ब्लॉक्ड पैसा अकाउंट से कट जाएगा, और अगर बाय चांस शेयर्स नहीं मिले तो अगले ही दिन यानी 5 जून को वो पैसा फ्री हो जाएगा और उस ब्लॉक को हटा दिया जाएगा। इट्स दैट सिंपल। मैकेनिक्स और रूल समझने के बाद अब आते हैं 5वें और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट और सबसे बड़ा खतरा। किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त उसके स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स दोनों को बराबर लेवल पर देखना होता है। यहाँ स्ट्रेंथ्स बहुत सॉलिड हैं। प्रमोटर्स के पास 3 डेकेड्स यानी 30 साल का लंबा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। उनका कोई पेंडिंग लिटिगेशन या रेगुलेटरी इशू नहीं है, जो क्लीन गवर्नेंस दिखाता है। दुवारी फैमिली का प्री IPO होल्डिंग 85% से ज्यादा है, जो कि कॉन्फिडेंस झलकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रिस्क या कहूं तो खतरा है। कंपनी का 62% रेवेन्यू यानी आधे से ज्यादा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक टॉप क्लाइंट से आता है। ये अपने आप में एक मैसिव कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। अगर उस एक क्लाइंट ने ऑर्डर्स रोके तो कंपनी का पूरा रेवेन्यू मॉडल हिल सकता है। उसके अलावा रॉ मटेरियल्स के दाम ऊपर नीचे होना भी प्रॉफिट मार्जिन्स को स्क्वीज कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट साइज और वैल्यूएशन पर एक नज़र डालते हैं। ये एक SME IPO है, तो यहाँ एंट्री बैरियर थोड़ा हाई रहता है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, जिसका मतलब है 1,49,000 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर करीब 2,98,000 रुपीज़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो PE रेशियो अपने लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले रिलेटिवली जस्टिफाइड लग रहा है। और अगर इनफॉर्मली मार्केट मूड की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP फिलहाल 75 से 80 रुपये के आसपास चल रहा है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल मैट्रिक नहीं है, पर ये इनिशियल स्ट्रॉन्ग डिमांड का एक अच्छा इंडिकेटर जरूर बन जाता है। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स को देखने के बाद नंबर 6, फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? आखिर में हर एक समझदार इन्वेस्टर के दिमाग में यही सवाल आता है, क्या मेरिट्रॉनिक्स लंबे समय के हिसाब से होल्ड करने के लायक है? वर्डिक्ट काफी बैलेंस्ड है। एक तरफ इनका एरोस्पेस और डिफेंस मोट बिल्कुल सॉलिड है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का इनको सीधा फायदा मिल रहा है, और 86% रिपीट कस्टमर्स ये प्रूफ देते हैं कि इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज मार्केट में प्रूवन है। लेकिन इन पॉजिटिव्स को उन 2 बड़े खतरों के अगेंस्ट मैपना होगा। पहला, सिर्फ एक क्लाइंट पर 62% की निर्भरता, और दूसरा, कंटिन्यूअसली नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ग्रोथ दिख रही है पर कैश हाथ में नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स इन्हीं वर्किंग कैपिटल साइकिल्स के बेहतर होने पर डिपेंड करेंगे। उम्मीद है इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर से मेरिट्रॉनिक्स IPO का स्ट्रक्चर और उसके पीछे का फाइनेंशियल सच पूरी तरह क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि नेक्स्ट किस कंपनी IPO का एक्सप्लेनर चाहिए। जाते जाते ये सोचने वाली बात छोड़कर जा रही हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां ऑर्डर्स तो हजारों करोड़ के हैं पर कैश आने में महीनों लग जाते हैं, क्या कोई भी कंपनी बिना स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल के वहां लंबे समय तक टिक सकती है? ये सवाल हर एनालिसिस के सेंटर में होना चाहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।